फार्माकोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है ऑटोकॉइड्स और उसमें हम उसके एगोनिस्ट भी स्टडी करेंगे और एंटागोनिस्ट भी स्टडी करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से स्टूडेंट्स के अलावा जो मेडिकल के शोबे के प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी फायदा उठा सकते हैं, जैसा कि ये लेक्चर फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स के लिए है। मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं वो भी इससे अपने इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी, इसके अलावा नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड नर्स प्रैक्टिशनर्स जो नर्सेस काम करती हैं और वो अपने ये पोसोलॉजी के टॉपिक को रिवाइज करना चाह रहे हैं और एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो अभी हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है और अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहता है तो वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इससे जो हेल्थ लिटरेसी जो अपनी बढ़ाना चाहते हैं वो व्यूअर्स जो अपनी हेल्थ लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम ऑटोकॉइड्स के बारे में जानेंगे कि ऑटोकॉइड्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो तीन इनमें से फेमस ऑटोकॉइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन, इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। व्हाट आर ऑटोकॉइड्स? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को ज़हन में रखना है। सबसे पहले कि ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, मींस कि आपकी बॉडी में मौजूद हैं। और दूसरी बात, अहम बात ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। और तीसरी बात ये है कि इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी कि जिस्म में जिस जगह पे इनका जो काम है वो भी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि ऐसे कुदरती तौर पे पाए जाने वाले मादे जो आपके जिस्म में मौजूद हैं, जो कि अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत मुख्तलिफ हैं और उनका काम, फार्माकोलॉजिकल काम भी बहुत मुख्तलिफ है आपस में। ऑटोकॉइड, उसकी जो एटिमोलॉजी है, एटिमोलॉजी का मतलब ये है कि उसका माखज क्या है, ये लफ्ज कहां से आया हमारे सामने। तो इसका जो ओरिजिन है वो यूनानी है, मींस कि ये ग्रीक वर्ड है, 2 अल्फाज से मिलके बना है। पहला लफ्ज है ऑटोज, जिसका मतलब होता है सेल्फ या खुद, और दूसरा लफ्ज है अकोज, मींस रेमेडी या दवा। तो हमें इसके लिए 2 वर्ड हमारे सामने आते हैं, ऑटोज और अकोज, मींस के आपके जिस्म में मौजूद खुद ब खुद कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो दवा के तौर पे काम करते हैं। 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑटोकॉइड्स के हैं उनमें से पहला ये है कि ये जिस जगह पे, जिस्म के जिस टिश्यू में ये बनते हैं, ये वहीं पे काम करते हैं। तो इसलिए हम इनको लोकल हार्मोन्स के तौर पे भी जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स, 3 तरह की क्लासेस हैं ऑटोकॉइड्स की। पेप्टाइड ड्राइव्ड, लिपिड से बने हुए, और उसके अलावा अमाइन से बने हुए। जो पेप्टाइड से बने हुए हैं वो हैं एंजियोटेंसिन और ब्रैडिकाइनिन। जिनमें लिपिड शामिल है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, साइटोकाइन्स हैं और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। अमाइन से जो बने हुए हैं वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन हैं। और यहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूं कि यहाँ पे मैंने 3 ऑटोकॉइड्स को रेड हाईलाइट किया है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन, ये हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि ये तीनों आपकी बॉडी पे वाजे एक्शन शो करते हैं जो कि इनकी कमी की वजह से या इनके बढ़ने की वजह से नजर आता है। पहले जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर क्लासिफिकेशन मैंने आपके साथ शो की है उसमें मैंने रीनल ऑटोकॉइड्स का जिक्र नहीं किया। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि आपके जो किडनीज हैं उनमें भी स्पेशल ऑटोकॉइड्स मौजूद होते हैं जिनको पैराक्राइन फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो इनके जो इफेक्ट्स हैं वो डायूरेटिक्स के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन जो रीनल ऑटोकॉइड्स हैं इनके इफेक्ट शो होते हैं। इनकी मिसालें हैं एडिनोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और यूरोडायलेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी किडनीज में होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स चूंकि लिपिड से अखज किए जाते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे बयान करेंगे कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ड्राइव किए जाते हैं। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बढ़ाने वाले, उनकी बॉडी में क्वांटिटी को बढ़ाने वाले एनालॉग्स हैं, वो अगर हम जिस्म से बाहर से देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बॉडी में लेवल बढ़ता है और उनका एक्शन तेज हो जाता है।
कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल को बढ़ा देती हैं आपकी बॉडी में, उनको कहा जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। यहाँ पे मैं कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का जिक्र भी करूंगा और वो जिस काम आते हैं वो भी मैं एज अ इंडिकेशन आपके सामने शो करूंगा। तो मिज़ोप्रोस्टोल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अबॉर्शन में यानी कि हमल जाया होने में इसका रोल है। और उसके बाद अगला गैमीप्रोस्ट है। ये सर्वाइकल प्राइमिंग और मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के अंदर जिस तरह मिज़ोप्रोस्टोल का रोल है इसी तरह गैमीप्रोस्ट का रोल है। उसके बाद है एल प्रोस्टल। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दों में असाबी कमजोरी, जिनसी कमजोरी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद है डाइनोप्रोस्टोन। ये इंडक्शन ऑफ लेबर यानी कि डिलीवरी के प्रोसेस को तेज करता है और मिड टर्म अबॉर्शन में भी इसका रोल है। यानी कि अबॉर्शन अगर 9 मंथ्स पे कंप्लीट नहीं हो रही और वो ड्यूरिंग दिस पीरियड अबॉर्शन हो रही है तो उसको डाइनोप्रोस्टोन का हाई लेवल जो है उस पर इफेक्ट करेगा। उसके बाद डाइनोप्रोस्ट, ये भी इंडक्शन ऑफ लेबर करेगा और ये भी मिड टर्म अबॉर्शन पे इसका रोल है। उसके बाद लेटेनाप्रोस्ट, ये ग्लाकोमा यानी कि मोतिया में इसका रोल है। और एपोप्रोस्टानोल, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में इसका रोल है। जैसा कि टेबल के अंदर मैंने आपको प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के मुख्तलिफ इंडिकेशंस के बारे में बताया, तो अगर हम उसको एक सिंपलीफाई करके बयान करें तो जो मेजर रोल है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का वो मिड टर्म अबॉर्शन ही था। तो इनको आप दूसरे लफ्जों में अबॉर्टिफेशंट्स भी कह सकते हैं। ऐसे एजेंट्स या ऐसी दवाएं जो कि हमल को जाया करती हैं उनको अबॉर्टिफेशंट्स कहा जाता है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को किसी भी प्रेगनेंसी के किसी लेवल के ऊपर भी ये स्टिमुलेट करते हैं, ये इनका रोल है। उसके बाद इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि मैं नेक्स्ट शेयर करता हूं आपके साथ। पेप्टिक अल्सर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जिसका नाम मिज़ोप्रोस्टोल है, ये सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड यानी कि आपका जो मैदे का तेजाब है उसको इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, जिससे आपकी मैदे का जो जख्म है जिसको वर्म कहते हैं, मैदे का वर्म जिसको पेप्टिक अल्सर का नाम भी दिया जाता है, उसको हील करने में रोल प्ले करते हैं। मिज़ोप्रोस्टोल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की डिटेल के बाद हम बात करेंगे हिस्टामीन की। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑटोकॉइड फैमिली ग्रुप है और इसके वेरिएंट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिनमें से मेजर रिस्पॉन्स जो है वो एलर्जी और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं। उसके अलावा ये आपके मैदे के अंदर गैस्ट्रिक एसिड जो आपका मैदे का तेजाब है उसकी सेक्रीशन बढ़ाने में भी रोल प्ले करते हैं और उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ जगहों पे न्यूरोट्रांसमिशन को भी इंप्रूव करते हैं। हिस्टामीन अपने रेलेवेंट रिसेप्टर जिसको हिस्टामिन रिसेप्टर कहा जाता है उनके साथ बाइंड करती है। 4 तरह के हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3 और H4। इन चारों में से जो पहले 2 हैं H1 और H2, ये क्लिनिकल इनका ज्यादा रोल है तो इसलिए हम इनको ज्यादा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसा कि आपको मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल बढ़ाने के लिए उनके एनालॉग्स जिस्म के बाहर से दिए जाते हैं जिससे उनका लेवल बढ़ता है बॉडी में। हिस्टामीन में इसका उल्ट है। हिस्टामीन में आपने हिस्टामीन के लेवल को डाउन करना है, आपने उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है ताकि हिस्टामीन वहां पे जुड़ के अपना एक्शन ना शो करे। तो हमें बाहर से हिस्टामीन के उल्ट दवाइयां देनी पड़ती हैं जो कि एंटी हिस्टामीन्स या हिस्टामिनिक ब्लॉकर्स कहलाती हैं। तो हमें सबसे पहले H1 रिसेप्टर के ऊपर काम करने वाली H1 एंटी हिस्टामीन्स के बारे में बात करनी है। ये फॉर्मेशन ऑफ एंड रिलीज ऑफ हिस्टामीन के ऊपर इनका कोई रोल नहीं है। ये जाके सीधा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी जिससे हिस्टामीन वहां पे जुड़ के अपना एक्शन शो नहीं कर सकेगी। और अब इसके जो काम हैं एलर्जी और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में एंटी हिस्टामीन्स काम करती हैं, मोशन सिकनेस में काम करती हैं, मतली कै वगैरह की कैफियत में काम करती हैं। उसके अलावा नींद आवर भी हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करते हैं तो हम एक नींद के साथ काम करने वाली और एक है नॉन सिडेटिव। जो सिडेटिव है उनको फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, नॉन सिडेटिव को सेकंड जनरेशन कहेंगे। तो सिडेटिव की बात मैं कुछ मिसालें आपके साथ शेयर करता हूं। क्लोरोफेनारामीन
इसका ब्रांड नेम मार्केट में एवल के नाम से अवेलेबल है, प्रोमेथाजीन फिनर्गिन के नाम से अवेलेबल है, डाइफिनहाइड्रामीन बेनाड्रिल के नाम से अवेलेबल है और डायमिनहाइड्रेट ग्रेविनेट के नाम से अवेलेबल है। ये सारी दवाएं मुख्तलिफ बॉडी में अपने अपने रोल प्ले करती हैं, एलर्जिक रिएक्शन में, उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में और खांसी में, उसके अलावा मतली और कै की कैफियत में। उसके बाद नॉन सिडेटिव जो सेकंड जनरेशन है उनकी मिसालें डिस्कस कर लेते हैं। सिट्रीजीन रिजेक्स के नाम से है, लोरेटिडिन एंटियाल के नाम से है, फेक्सोफेनाडिन टेलफास्ट के नाम से है, केटोटिफिन जेटोफिन के नाम से है और साइक्लिजीन मार्जीन के नाम से है। H2 रिसेप्टर के ऊपर जो काम करने वाली दवाएं हैं वो H2 एंटीहिस्टामिन्स कहलाती हैं और इनका ज्यादातर काम आपके स्टमक में है और ये गैस्ट्रिक एसिड जो मैदे का तेजाब होता है उसको पैदा होने से रोकती हैं। तो इसलिए डेफिनेट सी बात है कि ये मैदे के अल्सर में और उसके अलावा बदहजमी में रोल प्ले करेंगी। इनकी एग्जांपल्स हैं रेनेटिडीन ब्रांड नेम ज़ेंटेक के नाम से, फेमोटिडीन फेमट के नाम से और सिमिटिडीन टेगामेट के नाम से अवेलेबल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आटाकॉइड सेरोटोनिन, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अभी। सेरोटोनिन का दूसरा नाम एंटेरामाइन भी है और ये वर्ड अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो एंट्रम में से निकला वर्ड। एंट्रम मतलब इंटेस्टाइन और अमाइन का मतलब है कि ये अमाइन मॉलिक्यूल इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अवेलेबल है और ये बायोकेमिकली ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है उससे ड्राइव किया जाता है और ये लोकल हार्मोन के तौर पे आपके अंतड़ियों में काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे आपके ब्रेन में काम करता है। उसके अलावा इसमें इसका कुछ थोड़ा सा रोल भी क्लॉटिंग के अंदर भी मौजूद है, प्लेटलेट क्लॉटिंग के प्रोसेस में। और जो माइग्रेन है, दर्द शकीका जिसको कहते हैं, आधे सर की दर्द होती है, उसमें भी इसका रोल है। सेरोटोनिन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो 4 तरह के हैं, 5HT1, 5HT2, 5HT3 और 5HT4। ये 4 तरह के रिसेप्टर्स हैं। ये जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे फैले हुए हैं और हर एक रिसेप्टर पे जब ये काम जाके करती है तो वो अपना रेलेवेंट रोल प्ले करता है। अब इसके लास्ट कॉलम में हमें कुछ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसा कि बस्पिरोन है और ट्रिप्टिन्स हैं, उसके अलावा अर्गोमेट्रिन है, उसके बाद ऑनडेंस्ट्रॉन है और रेंजाप्राइड है, मेटोक्लोप्रामाइड है। ये सारे इसके एगोनिस्ट भी हैं और एंटागोनिस्ट भी हैं। अब हम आगे 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, ये सेरोटोनिन के काम को ब्लॉक करने वाली जो दवाइयां हैं उनमें से पहली ड्रग है सिप्रोहेप्टाडीन। ये ज्यादातर सिडेशन के लिए यानी कि नींद लाने के लिए, बेहोशी तारी करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये 5HT2 ब्लॉकर है। और इसके बाद हम अगली ड्रग की बात करते हैं, वो कैटनजेरिन है। ये ब्लड प्रेशर की दवाई है, एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे काम करती है। ऑनडेंस्ट्रॉन और ग्रेनिसेट्रोन ये कै रोकने के लिए एंटीमेटिक्स के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जैसा कि क्लोजापीन और ओलेंजीपीन वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं शिजोफ्रीनिया में। ये आपके नर्वस सिस्टम की डिजीज है। उसके बाद मैथिसर्जाइड ये दर्द शकीका में रोल प्ले करती है। अर्गोटामीन ये भी दर्द शकीका में रोल प्ले करती है और अर्गोमेट्रिन ये पोस्टपार्टम हेमरेज में रोल प्ले करती है अपना। कुछ मिसालें यहाँ पे शेयर की हैं विद ब्रांड नेम्स ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में सेरोटोनिन के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी मौजूद हैं और किन किन नामों से अवेलेबल हैं। ट्रिप्टिन्स फैमिली है, सुमाट्रिप्टिन और ज़ोल्मिट्रिप्टिन, इसकी 2 ड्रग्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर। सुमाट्रिप्टिन इमिग्रिन के नाम से अवेलेबल है और ज़ोल्मिट्रिप्टिन ज़ोमेक के नाम से अवेलेबल है। दोनों दर्द शकीका या माइग्रेन में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा बस्पिरोन है, बस्पार के नाम से, और सीसाप्राइड पाकिस्तान में उसका कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं है। टेगासिरोड जेलनॉम के नाम से अवेलेबल है। उसके बाद सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आ जाते हैं जो कि डिप्रेशन को दूर करने वाली अद्वियात हैं। उसमें सिटेलोप्रैम है, ईसिटेलोप्रैम है,
डिपॉक्सिटीन है, फ्लुओक्सिटीन है, फ्लुवोक्सामीन है और सर्ट्रालीन है। इन सब के ब्रांड नेम्स मैंने आगे ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन किए हैं। करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आपको इसका फायदा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको उनका रिप्लाई दिया जा सके, और आपके फीडबैक का मुंतजिर रहूंगा ताकि वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।